Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 5 of class 9 civics, and the chapter's name is Democratic Rights. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then you can check the playlist given in description box. There you will be able to find all the chapters of class 9 civics, and also you can check the playlist of other subjects like history and geography. So let's start with our today's chapter, Democratic Rights. So in this video, we are going to discuss the overview given in the beginning of this chapter so that we can know what all we are going to discuss in this chapter. This overview is important to let us know that what this chapter is about, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने मिलेंगी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. So in the previous two chapters we have looked at two major elements of a democratic government. तो पिछले दो chapters में हम दो important elements की बात कर चुके हैं जो कि किसी भी democratic government के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. In chapter 3 we saw how a democratic government has to be periodically elected by the people in a free and fair manner. तो जो हमारा third chapter था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक democratic government को टाइम टू टाइम इलेक्ट होके आना होता है लोगों के द्वारा, मतलब कि टाइम टू टाइम फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शंस हो गए और बस जिंदगी भर वही जो गवर्नमेंट एक बार इलेक्शन से चुन के आई है वही बनी रहेगी, ऐसा नहीं है. सो टाइम टू टाइम इलेक्शंस होने चाहिए पीरियडिकली, जैसे हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. तो ये टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि घपलेबाजी हो रही है इलेक्शंस में और गलत तरीके से इलेक्शंस को जीता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. वी नीड टू मेक श्योर दैट whatever elections are happening in our country, they should be free and fair. In chapter 4 we learned that a democracy must be based on institutions that follow certain rules and procedures. So in the fourth chapter what we got to know that there are few institutions that helps the government to work properly and that helps the democracy to work properly. हमने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट द पार्लियामेंट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, और वहाँ पे हम लॉज वगैरह बनाते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द फंक्शंस एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द लास्ट चैप्टर, राइट. उसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव की बात की थी जिसमें हमने परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात की थी कि किस तरीके से हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट्स होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूटिव्स में पढ़ी थी. इसके साथ साथ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं एक तरीके से, वो ऑफिसर्स जिन्हें की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं. तो दूसरा जो हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ा था वो एग्जीक्यूटिव का था. एंड द लास्ट इंस्टीट्यूशन वी टॉक्ड अबाउट वाज जुडिशरी, जिसमें कि हमारे लोगों को न्याय देने का काम होता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने का काम होता है. तो ये तीनों ही जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो बेसिकली फोर्थ चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से कोई भी जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि देश का जो काम है वो सही से किया जा सके, और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़रूरी है कि कुछ वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करे. मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने लिमिट्स हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको कि इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी. अब देखो ये जो हमने एलिमेंट्स की बात की, कौन कौन से एलिमेंट्स की बात की, एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की, और दूसरा हमने बात की इंस्टीट्यूशंस की, है ना. थर्ड चैप्टर में हमने इलेक्शंस की बात की थी, फोर्थ चैप्टर में हमने इंस्टीट्यूशंस की बात की थी. अब ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो डाउट, बट ये सफिशिएंट नहीं है. मतलब कि अगर सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स रहेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर पाएगी. इसके अलावा एक और एलिमेंट की ज़रूरत है, थर्ड एलिमेंट की ज़रूरत है इन दोनों के साथ, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सही से काम कर पाए, राइट. सो दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी. तो ये जो दो एलिमेंट्स है वो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये सफिशिएंट नहीं है. मतलब कि ये एक तरीके से कंप्लीट नहीं है अपने आप में. Elections and institutions need to be combined with a third element, enjoyment of rights,
टू मेक अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ एक और एलिमेंट को जुड़ना होगा। वो एलिमेंट क्या है? इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर सके, उसे हम एक्चुअल डेमोक्रेसी बना सकें। तो इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स क्या है? मतलब कि हमारे देश के लोगों को कुछ राइट दिए जाते हैं और वो राइट जो हैं, वो अधिकार जो हैं लोगों को प्रॉपरली मिलने चाहिए। बिना इन राइट्स के हम ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहला पाएंगे। Even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि enjoyment of rights एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है? वैसा इसलिए भले ही कितने ही प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स हो, मतलब कितने ही फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शंस हुए हों, पीरियडिकली इलेक्शंस हो रहे हैं, कितना ही बढ़िया तरीके से इलेक्शन हो रहा है और कितने ही बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, इसके इन दोनों चीजों के साथ साथ कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं जो कि इन लोगों को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मतलब भले ही कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट हुए जो गवर्नमेंट है वो हो, और वो गवर्नमेंट जो है भले ही कितने अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस में काम कर रही हो, इसके बावजूद एक लाइन है, एक लिमिट है जो गवर्नमेंट को क्रॉस नहीं करनी है, जो इन इंस्टीट्यूशंस को क्रॉस नहीं करनी है। और वो लाइन क्या है? सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स इन डेमोक्रेसी। तो जिस लिमिट की हम बात कर रहे हैं वो लिमिट है सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट, जो लोगों को अधिकार मिलते हैं। तो जो अधिकार हैं, लोगों को जो अधिकार मिलेंगे, ये अधिकार गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट तय करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन राइट्स को एक तरीके से वायलेट नहीं कर सकती। मतलब कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इन राइट्स का एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करे, इनको उल्लंघन ना करे इन राइट्स का। अब कैसे लिमिट सेट करती है, किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक राइट्स सेट होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से राइट्स हैं, ये सारी चीजें तो हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। वी हैव द होल चैप्टर टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वी टेक अप इन दिस फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक। तो इस आखिरी चैप्टर में हमारे जो क्लास 9 की सिविक्स बुक है, इसका जो आखिरी चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम इन्हीं राइट्स की बात करने वाले हैं। We begin by discussing some real life cases to imagine what it means to live without rights। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से, कुछ रियल लाइफ केसेस से, मतलब कि जो हकीकत में केसेस हुए हैं उनकी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी कैसी होगी अगर राइट्स हमारे पास नहीं होंगे, कि मतलब बिना अधिकारों के जिंदगी कैसी होती है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। This leads to a discussion on what we mean by rights and why do we need them। और जैसे ही हम इन केसेस को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें ये पता चलेगा कि भाई बिना अधिकारों के जो लाइफ है वो कैसी होगी, इसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे कि भाई आखिरकार अधिकारों का मतलब क्या होता है और क्यों उनकी हमें जरूरत है। As in the previous chapters, the general discussion is followed by a focus on India। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है कि पहले हम किसी भी टॉपिक के बारे में एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल वो टॉपिक क्या है, वर्ल्ड में उस टॉपिक का क्या सीन है। जैसे हमने इलेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था कि इलेक्शंस का मतलब क्या है, किस तरीके से होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड किस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं। हमने अलग अलग देशों के इलेक्शंस के एग्जाम्पल लिए थे और उसके बाद फिर हम जो अपना फोकस है वो इंडिया की तरफ डालते हैं। तो इस सेक्शन में भी, इस चैप्टर में भी हम सेम चीज करने वाले हैं कि पहले हम जनरल और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं, उसके बाद हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे इंडिया की तरफ कि भाई इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो हैं कि नहीं, किस तरीके के राइट्स हैं। सो वी डिस्कस वन बाय वन द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक करके जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन वी टर्न टू हाउ दीज राइट्स कैन बी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इनको डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि आम आदमी इन अधिकारों का कैसे इस्तेमाल कर सकता है और इनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन इनको एक तरीके से सेव करेगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, इनका उल्लंघन ना हो, कौन इन राइट्स को इन्फोर्स करेगा, कौन इनको लागू करेगा। और आखिरकार हम ये देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके इन राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इन राइट्स में अब ज्यादा से ज्यादा चीजें अब इंक्लूड हो रही हैं।